हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। मैं हूं मोनिका और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीए इंटर कॉस्टिंग का एक सिंपल और स्कोरिंग चैप्टर मटेरियल कॉस्टिंग। तो सबसे पहले मेनली क्वेश्चन क्या आता है, तो ये दो टर्म्स को समझते हैं। पहला मटेरियल और दूसरा कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का सिंपल सा मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। सेकेंड, व्हाट इज मटेरियल, तो जो भी इनपुट्स लगेंगे कोई भी फिनिश गुड को प्रिपेयर करने में, तो वो हमारा मटेरियल होगा। तो इसके लिए अपने बहुत नॉर्मल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इनपुट रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। ये दो टर्म्स क्लियर हो जाते हैं अभी अपने। नेक्स्ट, अब कुछ कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर करते हुए जाएंगे। तो पहला आता है इनपुट एंड आउटपुट। ये वैसे तो सबको पता ही होगा, बट एक बार अपने इसको देख लेते हैं कि ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिले। कोई अपने को क्लैशेस नहीं चाहिए कि बाद में अपने को कोई डाउट आए। तो सपोज एक मशीन है, अब उसके अपने अंदर कोई भी इनपुट रखेंगे तो अपने को एक आउटपुट मिलता है। तो सपोज इसमें अपने इनपुट के तौर पे रॉ मटेरियल रखते हैं, तो हमें आउटपुट में फिनिश गुड्स मिलता है, जो कि अपना फाइनल गुड होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पे प्लास्टिक रखा, तो हमें फिनिश गुड्स में पेन मिल रही है। ओके, तो ये जो चीज है दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। ये पूरी प्रोडक्शन रिलेटेड चीज हो गई। और रॉ मटेरियल हमेशा कंज्यूम होता है, दैट इज कंजप्शन। और इस चैप्टर में, अपने पूरे चैप्टर में सिर्फ कंजप्शन के ऊपर ध्यान देंगे। तो मटेरियल कॉस्टिंग बेसिकली पूरा ही बेस्ड है कंजप्शन के ऊपर, रॉ मटेरियल की। तो इसके ऊपर मटेरियल कॉस्टिंग रहता है। अब सेकेंड चीज, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं मटेरियल कॉस्टिंग। तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने मटेरियल की जो कॉस्ट है उसे रिड्यूस कर सके। जब तक हम लोग कॉस्टिंग करेंगे ही नहीं, कैलकुलेट ही नहीं करेंगे कॉस्ट, तो हमें उसे रिड्यूस करने का कैसे पता चलेगा। तो हम मटेरियल कॉस्टिंग इसीलिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग मटेरियल के रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट लगती है अपनी, उसे रिड्यूस करना समझ सके। देन द थर्ड कॉन्सेप्ट इज, कितने टाइप की कॉस्ट होती है मटेरियल के रिलेटेड। तो कॉस्ट रिलेटेड टू मटेरियल, इसे अपने बाइफरकेट करते हैं तीन पार्ट्स में। पहला परचेज कॉस्ट, दूसरा ऑर्डरिंग स्लैश प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, and the last one carrying slash holding cost। अब ये तीनों कॉस्ट को अपने एक सिंपल से एग्जांपल से समझने की ट्राई करते हैं। एक सप्लायर है, स्टोर एंड फैक्ट्री। नॉर्मली बिजनेस इसी तरीके से रन होता है कि स्टोर में अपने रॉ मटेरियल्स को स्टोर करते हैं, सप्लायर से प्रोक्योर करते हैं, और फिर फैक्ट्री में फाइनली उसे गुड्स बनने के लिए सेंड कर देते हैं। तो नॉर्मली प्रोसेस काम कैसे करती है, अपना एक परचेस मैनेजर होता है, ओके। तो उसके बाद चीजें कैसे वर्क करती है, तो सबसे पहले अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेस करते हैं। तो उसको जब अपने पे करते हैं, पेमेंट टू अ सप्लायर, उसे हम लोग कहते हैं परचेस कॉस्ट। हमने सप्लायर को रॉ मटेरियल के लिए डायरेक्टली जितना भी पे किया है, दैट इज आवर परचेस कॉस्ट।
देन ऐसे ही तो परचेस होता नहीं है सप्लायर से। पहले स्टोर्स में जब अपने पास सपोज इतना रॉ मटेरियल अपने रखते हैं, वो एकदम खत्म होने के लेवल पे आएगा, देन स्टोर वाला परचेस मैनेजर को बोलेगा कि वी वांट मटेरियल, देन परचेस मैनेजर परचेस ऑर्डर प्रिपेयर करेगा, 2-3 सप्लायर से टेंडर मंगवाएगा, देन उसमें से एक सप्लायर को सिलेक्ट करेगा और उस सप्लायर को ऑर्डर देगा। देन सप्लायर जब रॉ मटेरियल स्टोर तक भिजवाएगा, उसमें भी कॉस्ट लगेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट अपने डिस्कस की, उसने जैसे भी मेल से ड्राफ्ट से जो भी किया, वरना सप्लायर बोलेगा कि मेरे को पर ऑर्डर इतना कॉस्ट चाहिए, तो वो वाला। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट होने के लिए भी कॉस्ट लगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देन अपने गोडाउन में आ गया सामान, स्टोर में आ गया, देन हम लोग इंस्पेक्शन कॉस्ट भी लगाएंगे कि हमको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा ना कि जिस क्वालिटी का अपने को सामान चाहिए था उसी क्वालिटी का सामान हमने रिसीव किया है, दैट इज इंस्पेक्शन कॉस्ट। तो ये सारी कॉस्ट होगी, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो अभी तक अपने ने 2 टाइप की कॉस्ट देख ली, पहले जो अपना सप्लायर को पे करते हैं और दूसरी ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब तीसरी देखते हैं। अब स्टोर है, सपोज मैंने रेंट पे लेके रखा है, वहां पे मैंने स्टोर कीपर को रखा है, किसी को भी रखा है, तो दैट इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट। अब मैं गुड्स को कैरी कर रही हूँ, गुड्स को अपने पास रख रही हूँ, उसका भी मेरा खर्चा जाएगा, दैट इज कैरिंग कॉस्ट। तो स्टोर रेंट हो गया, जैसे मैंने स्टोर कीपर रखा है जो गुड्स का ध्यान रखता है वहां पे, तो ऐसा सब कुछ, उसकी सैलरी मेरे को पे करनी है, तो दैट इज ऑल कॉस्ट। अभी तक 3 टाइप की कॉस्ट देख ली और मेनली ये 3 ही होते हैं। तो एग्जांपल लिखना है तो लिख सकते हैं, बट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था, एक बार देख लो। अब अपने यहाँ पे लिखते हैं कि क्या क्या बाइफर्केशन होते हैं इस चीज के। तो परचेस कॉस्ट तो अपने ने देख ही ली, दैट इज जो भी अमाउंट अपने पे करते हैं सप्लायर को, अमाउंट पेड टू द सप्लायर, सिंपल। हम आते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पे। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब अपने परचेस ऑर्डर प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ परचेस ऑर्डर। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट हो गए, जो भी मतलब सप्लायर के वहां से अपने स्टोर तक गुड्स आएंगे, तो वहां की ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट लगेगी वो भी अपने ऑर्डरिंग और प्रोक्योरमेंट कॉस्ट में ही आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड इंस्पेक्शन। और भी हो सकती है काफी सारी, बट मेनली ये 3 ही होती है। अभी के लिए अपने ये 3 को ही रखते हैं। देन द लास्ट वन कैरिंग में क्या हुआ, तो स्टोर का रेंट जाएगा मेरा, स्टोर कीपर की सैलरी जाएगी, इंश्योरेंस भी लूंगी मैं गुड्स का ऑब्वियसली। अगर मैं वहां पे गुड्स रख रही हूँ, बाई चांस फायर हो गई, तो फिर मेरे गुड्स का जो नुकसान होगा उसके लिए मेरे को इंश्योरेंस भी रहना पड़ेगा। इंटरेस्ट किस चीज का आ सकता है, सपोज मैंने वो स्टोर लोन पे ले रखा हो, या फिर मैंने गुड्स जो परचेस किए उसके लिए मैंने लोन ले रखा हो, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी दैट इज ऑल्सो कैरिंग कॉस्ट। अब ये दोनों जो कॉस्ट है दे आर इनवर्स इन रिलेशनशिप। एक बार के लिए लिख दो, बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगी कि इनका इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है। देयर इज अ इनवर्स relationship between ordering and carrying cost. यहाँ तक चीजें क्लियर है। देन अपने 4th पॉइंट पे आते हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल चीजें आ रही है। 4th पॉइंट नाउ
इस चैप्टर का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट या फिर वन ऑफ द मेन टॉपिक पे आता है EOQ फॉर्मूला। तो पहले अपने इसको डिराइव करना समझेंगे कि कैसे EOQ फॉर्मूला डिराइव होता है। तो डेरिवेशन इज EOQ फॉर्मूला। EOQ का फुल फॉर्म बहुत सिंपल सा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं, वरना चैप्टर में इतनी बार आएगा कि ऐसे ही याद हो जाएगा। अब इस चीज को पहले अपने एक एग्जांपल से समझते हैं, बाद में मैं इसका आपको एकदम मेन वाला फॉर्मूला बताती हूँ। तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने। मैं अभी जो एग्जांपल का फॉर्मेट आपको बता रही हूँ वो एकदम सिंपल सा है। एग्जाम में अगर इसी को फॉलो करोगे ना तो EOQ में तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो अभी के लिए AO, PP, परसेंट एंड C, ये इतनी चीजों की जरूरत होती है जब अपने को EOQ फाइंड करने को बोले। ए का फुल फॉर्म क्या होगा? एनुअल परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। पूरे साल में अपने को कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा अपनी फैक्ट्री में, अपने स्टोर में अपने को कितना रॉ मटेरियल लेके आना है, तो दैट इज एनुअल परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। सेकेंड, ओ से ऑर्डरिंग कॉस्ट, जितने को एक बार अपने जब सप्लायर को ऑर्डर करते हैं तो अपने को कितना ऑर्डर पर ऑर्डर पे कितना पे करना पड़ता है, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। थर्ड, PP मतलब परचेस प्राइस। अगर अपने सप्लायर से 1 यूनिट परचेस कर रहे हैं तो उसकी कितनी कॉस्ट है, उसकी क्या प्राइस है, दैट इज परचेस प्राइस। देन परसेंटेज, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि परसेंटेज क्या होगा। तो अपने सपोज अपने एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। अपने 3000 के गुड्स रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं सप्लायर से। अगर हम लोगों ने 3000 के रॉ मटेरियल नहीं मंगवाए होते और इस 3000 को अपने ने कहीं बैंक में इन्वेस्ट किया होता और सपोज 10% का अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 300 रुपये अपने पर एनम कमा रहे होते। अब अगर हम लोग इसका रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं तो हम ये 300 रुपये नहीं कमा पा रहे हैं पर एनम का, ये अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता है। और इसका दूसरा कॉन्सेप्ट भी हो सकता है कि सपोज अपने पास पैसे ही नहीं है, वी डोंट हैव 3000 टू परचेस द रॉ मटेरियल, देन हमने बैंक से लोन ले लिया। तो वो लोन लेके हमने जब 3000 रुपीज का रॉ मटेरियल मंगवाया है तो उसके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब 3000 इंटू 10%, 300 रुपये पर एनम का मेरा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है मेरे को लोन का, तो वो भी मेरी एक कॉस्ट हो गई। तो यहाँ पे दो कॉस्ट की बात करता है, ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मेरे को सपोज इंटरेस्ट देना पड़ रहा, इसलिए ये हम लोग कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। फिर ये वैल्यू जो है परसेंटेज की, ये कैरिंग कॉस्ट की वैल्यू में ऐड होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये अभी के लिए सिर्फ परसेंटेजेस में रखो, एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन कर दिया और उतना कोई रेलेवेंस, मतलब वैसे इंपॉर्टेंट है चीज, बट तुमको इतना याद रखना है कि ये परसेंटेज कैरिंग कॉस्ट में यूज होता है। देन कैरिंग C मतलब कैरिंग कॉस्ट, एक यूनिट को मेरे स्टोर में रखने की कितनी कॉस्ट आ रही है मेरी, उसको कैरिंग कॉस्ट क्या होता है वो अपने ने ऊपर ही डिस्कस किया, उसके एग्जांपल्स भी देख लिए। तो उसको कैरिंग कॉस्ट पे मेरी कितनी कॉस्ट आ रही है, दैट इज। देन अब एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे को एनुअली 6000 यूनिट्स चाहिए, एक साल में मेरे को 6000 यूनिट्स परचेस करने हैं। एक ऑर्डर मैं देती हूँ सप्लायर को तो वो मेरे से 1000 रुपीज चार्ज करता है, पर ऑर्डर 1000 रुपीज। अब एक यूनिट की कॉस्ट है मेरी 30 रुपीज, 30 रुपीज पर यूनिट मेरे को लग रहा है, एंड द परसेंटेज इज 10%। ओके, देन कैरिंग कॉस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जो भी अपनी परचेस प्राइस है इनटू परसेंटेज, तो अपने की कैरिंग कॉस्ट आएगी एक यूनिट की। तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे 30 रुपीज थी पर यूनिट परचेस प्राइस और 10 रुपीज अपने इंटरेस्ट है, तो दैट इज 3 रुपीज पर यूनिट जो है वो मेरी कैरिंग कॉस्ट हो गई। सिंपल। नाउ अगर मैं आपको ऑप्शंस दूं कि आप एक बार में कितना ऑर्डर करना चाहोगे, एक बार में कितनी क्वांटिटीज अपने परचेस करना चाहते हैं, तो अपने क्वांटिटीज अपने अभी के लिए 3 ऑप्शन रखते हैं कि क्वांटिटीज मतलब Q टू बी परचेस्ड इन सिंगल ऑर्डर। तो उसमें पहला पॉइंट हो जाएगा, ए अपने ऑप्शन रखते हैं कि अपने एक बार में
सिर्फ 1000 यूनिट परचेस करेंगे। बी रखते हैं कि 2000 यूनिट्स एंड सी 3000 यूनिट्स। अब इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो अपने वही सिलेक्ट करेंगे जो बेस्ट हो। और हमें कैसा पता चलेगा कि ये बेस्ट है? आपने ना ऑब्जेक्टिव में देखा था कि जिसमें अपने इस चैप्टर को पढ़ इसलिए रहे हैं कि अपने मटेरियल की कॉस्ट कम कर सकें। तो जिस ऑप्शन में अपनी सबसे कम कॉस्ट लगेगी वो वाला ऑप्शन जो है वो हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा। अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या होगा, तो ये पहले फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो। ये फॉर्मेट प्रिपेयर करने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि ये सॉल्व कैसे होता है। और फिर हर बार जब भी तुम्हें कैरिंग कॉस्ट, परचेस कॉस्ट फाइंड करने और ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये तीनों कॉस्ट जब भी फाइंड करने को बोले यही फॉर्मेट फॉलो करना, बहुत इजी हो जाएगा सम को सॉल्व करना। आईसीआई की मॉड्यूल में ये फॉर्मेट ऐसे ही प्रेजेंट नहीं है जैसे मैं कर रही हूँ, बट आईसीआई को सिर्फ फाइनल आंसर से मतलब है, तुम कैसे प्रेजेंट करके आते हो डजंट मैटर। तो स्टेटमेंट शोइंग टोटल एनुअल कॉस्ट, पूरे साल में मेरी मटेरियल को परचेस करने पे कितनी कॉस्ट लग रही है। तो अपने पास तीन ऑप्शंस थे, 1000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स और 3000 यूनिट्स। उसमें पहली कॉस्ट कौन सी थी, तो परचेस कॉस्ट थी अपनी। तो एनुअल परचेस कॉस्ट ये कैसे निकलेगी, तो अपने ने ऊपर देखा एग्जाम्पल में कि अपने को 6000 यूनिट्स ऑर्डर करने हैं एनुअली और हर एक यूनिट ऑर्डर करने पे अपने को 30 रुपीज़ लगता है। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो इस चीज़ को कि अपने को 6000 यूनिट्स मंगवाने हैं पूरे साल में और एक यूनिट के 30 रुपीज़ हैं, 1,80,000। ये तो कितने भी अपने मंगवा ले सेम ही रहेगा, क्योंकि ये तो ऑर्डर लेवल्स है कि अपने एक साल में एक हजार यूनिट्स करके मंगवाते हैं, 2-2 हजार या 3-3 हजार, बट मंगवाने तो एट द एंड 6000 ही है ना, उससे ज्यादा या कम तो नहीं होगा। तो यहाँ पे भी 1,80,000 सेम। अब इसका एकदम बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि जो भी अपने को एनुअली ऑर्डर करना है, मतलब एनुअल परचेस इनटू परचेस प्राइस पर यूनिट इनटू पीपी, तो ये आ जाएगी अपनी एनुअल परचेस कॉस्ट। देन सेकंड अपने ने देखा था ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो एनुअली पूरे साल में मेरे को ऑर्डर करने की कितनी कॉस्ट लगेगी, तो वो अपने कैलकुलेट करते हैं एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट से। अब ये कैसे आएगी, तो अपने ने ऊपर देखा था यहाँ पे कि अपने को एनुअली मंगाने 6000 है, ठीक है, और एक बार अपने ऑर्डर करते हैं तो अपने को 1000 रुपये पे करने पड़ते हैं। और अपने कितने ऑप्शंस क्या हैं अपने, तो अपने 1-1 हजार करके मंगवाएंगे। तो नॉर्मली इसको कैसे समझोगे तुम लोग कि अपने को मंगवाने 6000 है और अपने एक बार में सिर्फ 1000 यूनिट्स मंगवा रहे हैं और अपने को एक बार ऑर्डर करने की मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट अपनी 1000 रुपीज़ पर यूनिट है। तो नॉर्मली कैसे कैलकुलेट होगा कि 6000 मंगवाने हैं, मैं एक बार में 1000 मंगवा रहा हूँ और मेरे को एक बार मंगवाने की कॉस्ट है 1000 रुपये, तो दैट इज हाउ ये कैलकुलेट होगा। इसका एक फॉर्मूला है वैसे याद रखने को, बट कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया कि ये क्यों ऐसे जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला है एनुअली अपने कितना मंगवा रहे हैं क्वांटिटी इनटू अपने को एक बार ऑर्डर करने की कितनी कॉस्ट जा रही है, तो वो वैल्यू कैसे आएगी। तो 6000 अपने एनुअली मंगवा रहे हैं, मेरे को पहले में 1000 मंगवा रहे हैं पहले ऑर्डर में, और मेरे को एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट भी मेरी 1000 ही है। अभी कोइंसिडेंटली दोनों 1-1 हजार है, बट नेक्स्ट वाले में डिफरेंस आ ही जाएगा। नेक्स्ट एक बार में 6000 ऑर्डर कर रहे हैं, सेकेंड मतलब टोटली 6000 ऑर्डर करना है, एक बार में 2000 ऑर्डर कर रहे हैं और एक बार की कॉस्ट है मेरी 1000 रुपीज़। तो उस हिसाब से यहाँ पे 3000 मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी, एनुअली मेरे को इतना ऑर्डरिंग पे खर्च हो जाएगा। नेक्स्ट सेम फॉर्मूला के हिसाब से जाएगा 6000 डिवाइड बाय 3000 जितना मैं क्यू एक बार में मंगा रही हूँ और इनटू ओ, तो ये आ जाएगा 2000। तो इसमें नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे अपने यूनिट्स बढ़ते हैं, क्यू बढ़ता है, तो उस हिसाब से अपने ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाती है।
देन द लास्ट कॉस्ट एनुअल कैरिंग कॉस्ट, मेरे को उसको स्टोर में रखने का कितना खर्चा आएगा वो भी एक बार कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये खर्चा कैसे, इसका पहले फॉर्मूला बताती हूँ फिर मैं फॉर्मूला को एक्सप्लेन करती हूँ। Q/2 इंटू सी, ये फॉर्मूला होता है एनुअल कैरिंग कॉस्ट फाइंड करने का। अब ये कैसे वर्क करता है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं अपने कि सपोज मेरा स्टोर है जिसके अंदर मैं 1000 यूनिट्स रख सकती हूँ। ओके, तो जब उस स्टोर में बहुत कम यूनिट्स बचेंगे तब मेरा स्टोर कीपर जो है वो परचेज मैनेजर को बोलेगा कि नाउ आई वांट गुड्स, मेरे पास रॉ मटेरियल खत्म हो गया, आई वांट रॉ मटेरियल। तो स्टोर का फ्लो कैसे चलेगा कि अभी सपोज ये ग्राफ है, ठीक है, तो अभी मेरे पास 1000 यूनिट्स हैं, मतलब एकदम फुल पीक पे हूँ मैं। देन वो धीरे धीरे खत्म होंगे, जब यहाँ तक आएंगे तब मेरा स्टोर कीपर परचेस मैनेजर को बोलेगा आई वांट गुड्स अगेन, तो वो अगेन फुल कर देगा, मैं अगेन यहाँ पे आ जाऊंगी। देन द सीरीज विल गो लाइक दिस ओनली, कि मेरा जब भी स्टोर फुल होगा, मतलब 1000 यूनिट्स मेरे पास होंगे, तो मैं यहाँ पे हूँ पीक पे, देन वो धीरे धीरे खत्म होगा। जब भी यहाँ पे आ जाएगा, मतलब एकदम खत्म होने वाला होगा, तब मेरा स्टोर कीपर परचेस मैनेजर को बोलेगा कि री ऑर्डर करो, तब वो वापस फुल हो जाएगा। मतलब ये ऑन एन एवरेज कभी भी 1000 भी नहीं रहता है, मतलब और कभी भी 0 भी नहीं होता है, ये एकदम बीच में चलता रहता है। तो अपने ऐसा बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज मेरे पास 1000 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, मतलब 500 यूनिट स्टोर में रहती है ऑन एन एवरेज। इतना तो बीच वाला ले लेते हैं अपने कि ऑन एन एवरेज इतना तो रहेगा ही मेरे पास पूरे में। इसीलिए जब अपने इंश्योरेंस करवाएंगे तो ऑन एन एवरेज अपने पास जितना स्टॉक रहेगा उसी का इंश्योरेंस होगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे पे मैंने फुल कर दिया स्टोर और फर्स्ट डे का इंश्योरेंस ले लो। ऑन एन एवरेज मेरे में कितना स्टोर रहता है, स्टोर में कितने अपने रॉ मटेरियल स्टोर करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में, मतलब ये वाले ऑप्शन में 1000 अपनी क्यू थी, डिवाइड बाय 2 और कैरिंग कॉस्ट अपने निकाली थी वो थी 3, तो 1500 लगेंगे मेरे को। ओके, नेक्स्ट इसमें मेरे को 2000 मंगाने और डिवाइड बाय 2 इंटू 3, फॉर्मूला वाइज चले गए, कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया। और वैसे भी सिर्फ याद तो फॉर्मूलाज ही रखने हैं, कॉन्सेप्ट तो बस ऐसे क्लैरिटी के लिए कि तुम बाई चांस फॉर्मूलाज भूल जाओ तो तुम्हें याद रह सके कि ये चीज़ें फाइंड कैसे की गई थी। 4500। अब ये तीनों कॉस्ट का एक बार टोटल करते हैं, तो ये आएगी मेरी टोटल कॉस्ट कि टोटली मेरा कितना खर्चा हुआ। तो 1,80,000, 6,000 और 1,000, 1,500, तो टोटल आएगा 17500, 1,87,500। यहाँ पे आया 1,86,000 और यहाँ पे 1,86,500। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारे लिए बेस्ट हो गया, क्योंकि इसमें हमारी कॉस्ट सबसे कम जा रही है। तो हम लोग परचेस मैनेजर क्या डिसाइड करेगा, इसमें पूरे चैप्टर में तुम्हें खुद को ऐसा परचेस मैनेजर कंसिडर करके ही करना है, तो चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। तो परचेस मैनेजर शुड डिसाइड, परचेस मैनेजर शुड प्लेस, उसे कितने के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, तो उसे 2000 यूनिट्स एक बार में ऑर्डर करनी चाहिए कि उसकी कॉस्ट जो है वो सबसे कम है। टू 2000 यूनिट्स इन सिंगल ऑर्डर। ओके, नाउ मैंने आपको पहले कहा था कि जो कैरिंग कॉस्ट है और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है इनका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये इनवर्स क्यों होता है इनका रिलेशनशिप। तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। अभी अपने ने ऊपर वाले में जैसे देखा, ये वाले एग्जांपल में देखा अपने ने कि जैसे ही अपने यूनिट्स बढ़ते हैं, मतलब जितने ज़्यादा यूनिट्स अपने एक ऑर्डर में परचेस करते हैं उतनी कम अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाती है
और उतनी ही ज़्यादा अपनी कैरिंग कॉस्ट हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में ऑर्डर करेंगे तो अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी, मतलब पर ऑर्डर 1000 रुपीज़ था और मेरे को 6000 ऊपर वाले क्वेश्चन में मंगवाना था। अगर मैंने 6000 एक ही बार में मंगवा लिया तो फिर मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो 1000 ही हो गई, ये तो कम हो गई। देन अपन स्टोर में मेरी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। अब मेरे को इतना बड़ा स्टोर चाहिए होगा जिसमें मैं 6000 यूनिट्स को रख सकूं, उसका स्टोर रेंट ज़्यादा हो जाएगा, उसके 6000 यूनिट एक बार परचेस करने के लिए मेरा पैसा भी ज़्यादा ब्लॉक हो जाएगा, तो उसकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो कैरिंग कॉस्ट अपने ने देखा था, तो जैसे मैं 6000 एक बार में मंगवा लूँ इंटू 2 और ऊपर वाली कैरिंग कॉस्ट थी तो ये कॉस्ट ज़्यादा आएगी अपनी। इसलिए इन दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। हमेशा ही जितना हम लोग ऑर्डर ज़्यादा करेंगे उतनी अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी और उतनी ही कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये ऊपर वाले क्वेश्चन में क्लियरली दिख ही रहा है यहाँ पे कि ये पहले 6000 थी और जैसे ही मैंने यूनिट्स 3000 किए वो 2000 हो गई। और जो एनुअल कैरिंग कॉस्ट है जब मेरी 1000 यूनिट्स थी तो वो 1500 थी, बट जैसे ही मैंने यूनिट्स 3000 किए वो 4500 हो गई, वो बढ़ गई। तो इसीलिए ऐसा मतलब ये फिक्स ही है कि इन दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ऑलवेज जब हमें कैलकुलेट करने को बोले तो हमें ऐसी चीज़, अब इस क्वेश्चन में जैसे दिख रहा है कि अपना मिनिमम कहाँ है, मिनिमम टोटल कॉस्ट, कि जहाँ पे अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट एकदम इक्वल है तो हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम होगी। तो अब अपने इससे ईओक्यू का फॉर्मूला डिराइव करता है इसी लाइन से। डेरिवेशन टोटल कॉस्ट मिनिमम कब होगी? जब अपनी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होगी। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल कैरिंग कॉस्ट। तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? ए बाई क्यू इंटू ओ। अपने को एनुअली ऑर्डर, आपने ने ऊपर जैसे फॉर्मूला में डिराइव की थी वैल्यूज, उसमें यही फॉर्मूला यूज किया था कि एनुअली अपने को 6000 यूनिट्स मंगाने हैं, अपने एक बार में 1000 मंगा रहे हैं और अपने को एक बार ऑर्डर करने में 1000 रुपये लगता है, तो अपनी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है। और इसका था क्यू बाई 2 इंटू सी। ओके, तो ये मैथमेटिकली चला जाएगा कि ये 2 नीचे डिवाइड में है तो ऊपर ए के साथ चला जाएगा, ये ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, और नीचे बचेगा Q और यहाँ पे बचेगा Q और C। तो अब अपने C को नीचे ले आते हैं, मतलब 2AO अपॉन C इज इक्वल टू Q का स्क्वायर, Q इंटू Q मल्टीप्लाई होगा तो Q का स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे को Q का स्क्वायर नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ Q चाहिए। तो मैथ्स में पढ़ा होगा कि जब स्क्वायर हटाना होता है तो अंडर रूट लगा देते हैं अपने। तो ये हो गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला। Q यहाँ पे क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है कि एक बार में मेरे को कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला से जो यूनिट्स आएंगी वो मेरे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उतने ही यूनिट्स मेरे को एक बार में ऑर्डर करनी चाहिए, तो मेरे को मोस्ट बेनिफिट होगा, तब मेरी कॉस्ट सबसे कम होगी। अब इसको एक बार प्रूफ करके भी देखते हैं। ये फॉर्मूला अपने ने देख लिया, ये अपना एग्जाम्पल था, यहाँ पे मैं आपको प्रूफ करके बताती हूँ। फॉर्मूला क्या था अपना? तो Q इज इक्वल टू 2AO अपॉन C। अब इसमें अपनी वैल्यूज रखते हैं, ये वाले एग्जाम्पल की वैल्यूज रखते हैं। तो एनुअल 2 इंटू एनुअल परचेस कितनी करनी थी मेरे को? 6000। एक बार परचेस करने की कॉस्ट कितनी थी? 2000, और डिवाइड बाय 3 करूंगी तो ये वैल्यू 2000 यूनिट्स आएंगी। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो तुम्हें हर बार जब तक तुमसे पूरे में कैरिंग कॉस्ट, पूरे क्वेश्चन में जब तक तुमसे कैरिंग कॉस्ट ना पूछी जाए और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट ना पूछी जाए, सिर्फ इतना पूछा जाए कि कितने यूनिट्स तुम ऑर्डर करोगे ताकि तुम्हारी जो कॉस्ट है वो सबसे कम हो जाए, तो तुम ये वाली चीज यूज करोगे ईओक्यू का फॉर्मूला, तब तुम्हारी कॉस्ट जो है वो सबसे कम होगी।
ओके, यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अब अपने बुक के भी एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल वाइज नहीं जाएंगे अपने बुक में कॉन्सेप्ट वाइज जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहले अपने ने पढ़ा ईओक्यू, तो अपने सबसे पहले ईओक्यू का सम सॉल्व करते हैं। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को क्या बोला कि अपने को कैलकुलेट करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, किससे, जो इन्फॉर्मेशन अपने को दी है। तो कंजप्शन पर मटेरियल पर एनम, मतलब ये मेरा ए हो गया। ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए मेरे को 50 रुपीज़ लगता है, तो मेरी ऑर्डर कॉस्ट हो गई पर ऑर्डर। देन कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये मेरा परचेस प्राइस हो गया, मतलब पीपी हो गया। देन स्टोरेज कॉस्ट 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री, इतना हो गया। नाउ इसको अपने चाहे तो यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। तो जैसे कि ए ऊपर ही दिया हुआ था कि 10,000 मेरे को परचेस करनी है, ऑर्डर कॉस्ट इन लोगों ने बता दिया 50 है मेरी, पीपी 2 रुपीज़ है, एंड परसेंटेज इज 8%। देन कैरिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं अपने, तो 2 इंटू 8% दैट विल बी 0.16% अपनी कैरिंग कॉस्ट। ईओक्यू का फॉर्मूला अपने ने अभी डिराइव करके देखा था, तो 2AO अपॉन सी, ये फॉर्मूला है ईओक्यू का। 2 इंटू 10,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 50, C इज 0.16%। अब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 2500 की। मतलब तुम जब इतना ऑर्डर करोगे, तुम जब 2500 यूनिट्स एक बार में मंगवाओगे, तब तुम्हारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम होगी। ओके, अपने को क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा था ऑल्सो सेक कि अपने को कितने ऑर्डर ईयरली प्लेस करने पड़ेंगे, कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। तो अपने को टोटल कंज्यूम कितना करना है, तो अपना ए मतलब टोटल अपने को मंगवाना कितना है, तो 10,000 मंगवाना है। एक बार में अपने कितना मंगवा रहे हैं, तो 2500 अपने मंगवा रहे हैं, तो टोटल अपने 4 ऑर्डर्स लगेंगे। पूरे साल में मैं 4 बार ऑर्डर करूंगी अपने क्वांटिटीज को मीट करने के लिए, अपने रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। अंडरस्टूड? बहुत इजी है ईओक्यू वाला कॉन्सेप्ट, तो इसके अंदर चैप्टर में कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, बट है तो फिर नीचे कमेंट में लिख देना, वो डाउट बाद में सॉल्व कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, ये भी ईओक्यू वाला ही है। तो ये 2 एग्जांपल अभी के लिए अपने खत्म करते हैं। इसके अंदर पहले क्वेश्चन में क्या बोला कि पहले तो ईओक्यू निकालो और टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालो। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2 चीज अपने को फाइंड करने को बोली है और दोनों सर्कमस्टांसेस में फाइंड करने को बोली है। तो अपने निकालते हैं कितना होगा। पहले तो अपने को ये ए दे रखा है एनुअल डिमांड, यहाँ पे डिमांड वर्ड हो, एनुअल रिक्वायरमेंट वर्ड हो, या फिर मेरे को तो कोई भी ऐसा वर्ड होगा ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दिस इज ए, मेरे को एनुअली इतना ऑर्डर करना है, मेरे को पूरे साल में फैक्ट्री में मेरे को इतना रॉ मटेरियल चाहिए होगा, एनुअली मेरी फैक्ट्री में इतना रॉ मटेरियल यूज होता है। देन यूनिट प्राइस, मतलब ये मेरा पर यूनिट का कॉस्ट है, पीपी परचेस प्राइस है मेरी पर यूनिट। ऑर्डर कॉस्ट 16, मैं एक बार ऑर्डर प्लेस करूंगी तो मेरे को 16 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। देन इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है कि तुम्हें अलग अलग बाइफरकेट, मैंने तुम्हें परसेंटेज समझाया था कि जो भी कॉस्ट तुम्हारी स्टोर के ऊपर परसेंटेजेस में लग रही है, मतलब जो भी तुम्हारी कॉस्ट जा रही है स्टोर के ऊपर एक यूनिट को कैरी करने के लिए, तो वो वहाँ पे दी होती है। तो स्टोर रेट मेरा 2% पर एनएम जाता है, इंटरेस्ट मैं दे रही हूँ 12% और ये रेट है 6%। तो अपने जब परसेंटेज निकालेंगे ना, तो इन सब का प्लस कर देंगे, क्योंकि मेरे को टोटली तो पूरे साल में ये सबका इंटरेस्ट बियर करना है, तो ये सबको अपने प्लस कर देंगे, तो डेट इज 20%। अब अपने को सी फाइंड करना है, क्योंकि और तो सब दिया ही है, क्वेश्चन में दिया होता है। ए मिल वेट अ सेकेंड ना, अपने को ए मिल गया, क्वेश्चन में दिया था, पीपी दिया था, ओ दिया था। अपने ने परसेंटेजेस में जस्ट इतना सीखा कि नॉर्मली क्वेश्चंस में जब भी तुमको 3 से 4 परसेंटेज दिए हो तो उसका टोटल करो, तो वो तुम्हारा फाइनल परसेंटेज होगा, और उससे कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए यूज करना, मतलब पीपी इंटू परसेंटेज जब तुम करो तो ये टोटल वाला करना, इंडिविजुअल्स नहीं। तो 20 रुपीज़
इंटू 20%, दैट इज 4। इतना क्लियर है। अब अपने पहले निकालते EOQ। अपने को कितना EOQ अपना कितना होगा, EOQ का फॉर्मूला तो 2AO अपॉन C, 2 इंटू एनुअली अपने को 5000 की रिक्वायरमेंट है, एक बार ऑर्डर करने पे मेरे को 16 पे करना पड़ रहा है, और अपने ने C निकाला ही था दैट इज 4। तो अब मेरा EOQ है 200, मतलब 200 यूनिट्स में एक बार में मंगवाऊंगी तो मेरी कॉस्ट सबसे कम होगी। अब मंगवा के देखते हैं, तो मतलब टोटल कॉस्ट निकाल के देखते हैं। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालने को बोला है, तो मैंने जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था उसमें जो फॉर्मेट फॉलो किया था वही करना। तो पहले तो एनुअल परचेस इसका था A इंटू PP, मीन्स मेरे को 5000 मंगवाने हैं, एक यूनिट की प्राइस है 20 रुपीज़, तो मेरे को 1 लाख रुपीज़ लगेंगे। देन कम्स ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का भी फॉर्मूला आपने देखा था A/Q इंटू O। तो यहाँ पे मेरे को 5000 यूनिट्स मंगवाने हैं, Q मैं एक बार में कितने 200 यूनिट्स मंगवा रही हूँ, एक बार ऑर्डर करने का मेरे को पे करना है 16 रुपीज़, तो दैट इज 400 अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा। देन कम्स एनुअल कैरिंग कॉस्ट। दैट इज Q/2 इंटू C, तो 200 यूनिट्स में मंगवा रही हूँ, डिवाइड बाई 2, और एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट मेरी 4 रुपये, तो दैट इज ऑल्सो 4। यहाँ पे ये देखो दोनों वापस सेम है। अपने ने ऊपर भी देखा था, पहले भी देखा था कि अपने जब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से मंगवाते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से जो अपना आंसर आया, तो वहाँ पे अपनी कॉस्ट सबसे कम होगी। और कॉस्ट सबसे कम कब होती है, जब अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम होती है। तो अपनी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, तो दैट इज 1,08,000। यहाँ पे मैच भी कर जाएगी, दैट इज दिस। यहाँ पे हो गई मैच। देन इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट। अब वापस से तुम टोटल कॉस्ट निकालो। अगर आइटम की नवी प्राइस जो है वो 12.80 है, इट्स ओके, वापस कैलकुलेट करते हैं पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम, वापस एज इट इज अपने को कैलकुलेट करना है। जस्ट अपनी जो पीपी है वो बदल जाएगी। तो पीपी जब चेंज होगी तो अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और परचेस कॉस्ट सब में चेंजेस आएंगे। तो एक बार के लिए रिकंसिडर कर लेते हैं, वापस EOQ निकालते हैं, नवा EOQ निकालते हैं और उस हिसाब से वापस वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। नया EOQ, सबसे पहले अपने को कैरिंग कॉस्ट वापस निकालनी पड़ेगी। परसेंटेजेस अपने ने देखे थे, इन दोनों को टोटल कर दो, दैट इज 20%, बट इस बार PP इंटू परसेंटेज होता है और अपने PP बदल गया। PP इज 12.80 इंटू 20%, that is 2.56। ओके, नाउ अब EOQ कैलकुलेट करते हैं। EOQ इज इक्वल टू 2AO अपॉन C, तो 2 इंटू 5000। एक ऑर्डरिंग कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ अपना परचेस प्राइस चेंज हुआ था, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 16 ही रहेगी और C चेंज हो गया, तो 250 यूनिट्स। 250 यूनिट्स अपना नया EOQ आया 250 यूनिट्स का। अपने एक बार में अगर 250 यूनिट्स मंगवाएंगे तो फिर अपना कॉस्ट जो है वो सबसे कम होगा। नाउ पूरा स्ट्रक्चर कैलकुलेट करते हैं, दैट इज टोटल कॉस्ट। सबसे पहले परचेस कॉस्ट अपनी कितनी लग रही है, दैट इज A इंटू PP। तो उसके लिए अपने 5000 यूनिट्स मंगा रहे थे, अपनी नई प्राइस है 12.80, तो अपनी कॉस्ट जाएगी 64,000। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है,
दैट इज A/2 Q इंटू O। ए अपना 5000 है ही, और अपना EOQ मतलब क्वांटिटी Q आया था 250 यूनिट्स का, और अपने एक बार ऑर्डर करते हैं तो अपने कॉस्ट जाती है 16 रुपीज़, दैट इज 320। एनुअल कैरिंग कॉस्ट कितनी जा रही है अपनी, दैट इज Q/2 इंटू C। Q 250 यूनिट्स डिवाइड बाई 2, और C की वैल्यू आई थी 2.56, तो इधर भी आएगा 320। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब अगर मेरी प्राइस चेंज हुई तो फिर मेरे को कितनी कॉस्ट लगेगी, दैट इज 64,640। तो अपने दोनों के आंसर फाइंड कर लिए, ये रहा और ये रहा। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आज के दिन में अपने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट सीखा था, दैट इज EOQ। एक बार क्विक रिकैप भी कर लेते हैं अपने ने जो भी सीखा था उस चीज का। तो हमने ने यहाँ से चालू किया था कि व्हाट इज मटेरियल कॉस्टिंग। तो मटेरियल कॉस्टिंग में कॉस्टिंग का तो मतलब ये होता है कि अपने जो भी कॉस्ट लगी है उसे कैलकुलेट करें, क्योंकि अपने उसको रिड्यूस कर सकें। मटेरियल मतलब जो भी इनपुट अपने को रिक्वायर्ड है टू मेक द फिनिश गुड्स। अब इनपुट आउटपुट समझा था, मशीन के अंदर अपने कोई भी इनपुट डालेंगे तो उसका आउटपुट होगा। तो अपने रॉ मटेरियल डालेंगे तो अपने को फिनिश गुड्स मिलेंगे। सपोज अपने ने रॉ मटेरियल के अंदर प्लास्टिक चूज किया तो अपने को पेन मिलेगा। और ये चैप्टर पूरा मटेरियल कॉस्टिंग बेस्ड ही कंजप्शन पे है, पूरा ही चैप्टर बेस्ड ही रॉ मटेरियल पे। अब इस चैप्टर को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि अपनी जो कॉस्ट है, जितनी भी कॉस्ट है जो मटेरियल से रिलेटेड है, उसको अपने कम कर सके, रिड्यूस कर सके। अब 3 टाइप की कॉस्ट अपने ने देखी, तो परचेस कॉस्ट देखी, ऑर्डरिंग कॉस्ट देखी और कैरिंग कॉस्ट देखी। परचेस कॉस्ट क्या है, तो ऐसी कोई भी कॉस्ट जो अपने सप्लायर को पे कर रहे हैं, जो भी अमाउंट अपने डायरेक्टली सप्लायर को देते हैं, दैट इज अपनी परचेस कॉस्ट। तो इसका अपने ने फॉर्मूला भी देख लिया था, दैट इज A/PP। नेक्स्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट, जैसे परचेस ऑर्डर प्रिपेयर हो गया, गुड्स को सप्लायर के डेस्टिनेशन से अपनी स्टोर तक आने में जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, स्टोर पे आने के बाद जो इसका इंस्पेक्शन होगा उसकी कॉस्ट लगेगी, दैट इज ऑर्डरिंग और प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। इसका भी अपने ने फॉर्मूला तो देखा था, इसका भी अपने ने फॉर्मूला देख लिया था, दैट इज A/Q इंटू O, ये भी देख लिया था। देन कैरिंग कॉस्ट मतलब स्टोर का रेंट पे हो गया, स्टोर कीपर रखा है मैंने, इंश्योरेंस लिया है, इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, दैट इज ऑल कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट का भी फॉर्मूला आपने ने देखा था, दैट इज Q/2 इंटू C। ओके, और ये भी चीज़ एक्सप्लेन हो चुकी है कि इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में, ये हमेशा ही रहेगा, इसका कुछ नहीं। देन डेरिवेशन ऑफ EOQ फॉर्मूला। EOQ मीन्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब ये चीज़ अपने ने एक एग्जांपल से समझी थी, जिसके अंदर अपने ने, और ये वाला फॉर्मेट जो है ये एज इट इज़ फॉलो करना। EOQ का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा गलत हो जाए ये फॉर्मेट से अगर तुम फॉलो करते हो तो। और EOQ के क्वेश्चन में जब भी तुम्हें ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट साथ में कैलकुलेट करने को बोली हो, तभी तुम ये वाला फॉर्मेट एज इट इज़ बनाओगे, वरना तुम डायरेक्ट, तुम्हें बोला हो EOQ फाइंड करो तो तुम डायरेक्ट ये वाली मेथड से EOQ फाइंड करोगे। डन, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज अपने ने सिर्फ EOQ देखा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और इसके आगे की कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। थैंक यू।